हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। आज हम बीएड सेकेंड ईयर इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही इतिहास शिक्षण और भूगोल शिक्षण की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और दोस्तों, इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आपको जहां भी सुविधा हो आप वहां से अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण व दोष से, जो आपके सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण के विषय में। इसके पहले हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ परीक्षा के विषय में पढ़ा भी है, इसके पहले वाला जो लेक्चर था। तो चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा के निम्नलिखित गुण हैं। नंबर 1 पर देखें, इस प्रणाली के द्वारा हम अल्प समय में अनेक तथ्यों की जांच कर सकते हैं। निबंधात्मक परीक्षा में हमें इतना अवसर प्राप्त नहीं होता क्योंकि इसकी प्रकृति वर्णनात्मक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें वस्तुनिष्ठ परीक्षण की, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में कहीं ना कहीं हम पाठ्यक्रम के प्रत्येक पाठ से संबंधित विषय वस्तु के विषय में छात्रों का परीक्षण कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें निबंधात्मक की, तो निबंधात्मक में इतना अवसर प्राप्त नहीं होता है क्योंकि जो निबंधात्मक की प्रकृति होती है वो वर्णनात्मक होती है। एक तरह से वहाँ पर छात्र अपने भावों और विचारों को प्रकट करने में डिटेल यानी कि वर्णन के रूप में वहाँ पे प्रयोग करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे समय अधिक लगता है। जबकि अगर हम बात करें वस्तुनिष्ठ परीक्षण की, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में कम समय में अधिक तथ्यों के विषय में जानकारी शिक्षक प्राप्त कर लेता है अपने छात्रों के उत्तर के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें नंबर 2 पर, इस परीक्षा के द्वारा तथ्यों के ज्ञान की परीक्षा नहीं होती है, वरन कालानुक्रम तिथि ज्ञान तथा निर्णय शक्ति का भी ज्ञान की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें नंबर 2 पॉइंट पर, तो जो भी यहाँ पर परीक्षण होते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण में, वहाँ पर तथ्यों का ज्ञान नहीं हो पाता है, ना ही उस तथ्यों की परीक्षा हो पाती है, बल्कि यहाँ पर केवल कालानुक्रम जो भी समय होता है और जो भी तिथि होती है और जो भी ज्ञान या निर्णय शक्ति का प्रयोग हो सकता है, जहाँ पर छात्र एक लाइन में उत्तर लिख सकते हैं, एक वर्ड में उत्तर लिख सकते हैं, ऐसी व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से छात्र अपने स्मरण शक्ति का प्रयोग करके उत्तर को एक लाइन में एक वर्ड में प्रयोग करके लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पॉइंट पर, नंबर 3 पॉइंट पर देखें, इसमें भाषा का कार्यभाग अधिक नहीं होता, जो कि निबंधात्मक परीक्षा में बहुत बड़ा भाग लेती है। भाषा निबंधात्मक परीक्षा में परीक्षक को अत्यंत प्रभावित करती है। निबंधात्मक परीक्षा के इस दोष को वस्तुनिष्ठ परीक्षा दूर करती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें निबंधात्मक परीक्षा की, तो निबंधात्मक परीक्षा में कहीं ना कहीं जो छात्र होते हैं वो अपने भाषा का प्रयोग करके, अपने विचारों का, अपने भावनाओं का प्रयोग करके निबंधात्मक उत्तर को लिखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रणाली की, तो इसमें जो छात्र होते हैं वो 1 लाइन 1 वर्ड में उत्तर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो समय और श्रम दोनों की ही बचत होती है और साथ ही धन की भी बचत होती है। और बात करें हम निबंधात्मक परीक्षा की, तो निबंधात्मक परीक्षा के माध्यम से परीक्षक अत्यंत प्रभावित होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वजह से इसमें जहाँ पर अधिक समय लेने की वजह से निबंधात्मक परीक्षा में ये उसके दोष हो जाते हैं। और अगर हम बात करें यही
दोष वस्तुनिष्ठ परीक्षा में नहीं होते कि इसमें कम समय में छात्रों के उपलब्धि का अंकन हो जाता है। नंबर 4 पर हम देखें, इनमें व्यक्तिगत प्रभाव को समाप्त किया गया। निबंधात्मक परीक्षा में परीक्षण का स्वभाव विशेष भाग लेता है, परंतु उसको यहाँ समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें व्यक्तिगत प्रभाव को समाप्त किया जाता है जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक छात्र को 1 लाइनर आंसर देना रहता है, 1 वर्ड में आंसर देने रहते हैं, तो यहाँ पर अंकन करना आसान होता है निबंधात्मक परीक्षण की अपेक्षा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दोष। यहाँ पर हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दोष। वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के निम्नलिखित दोष हैं। यहाँ पर पहला है के प्रश्नों को बनाने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सबसे अधिक कठिनाई अपवर्त्य चयन की परीक्षा में होती है, क्योंकि सभी मनुष्यों की विचारधाराएं एक समान नहीं होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके दोष क्या हैं, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के लिए, परीक्षा प्रणाली के लिए जो समय लगता है वो बहुत अधिक लगता है। यहाँ पर एक शिक्षक को, जब एक शिक्षक बात करें, यहाँ पर शिक्षक निर्मित जब वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है तो कहीं ना कहीं शिक्षक को अपने छात्र के लिए अलग अलग तरह के वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का चयन करना पड़ता है, जिसमें ऑप्शनल होते हैं और साथ ही रिक्त स्थान, सही गलत, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को चयन करने में शिक्षक को काफ़ी समय लगता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो शिवाली बहादुर राजनीतिज्ञ, साहसी और विद्वान थे। तो इसमें विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न विचारधाराएं हो सकती हैं, क्योंकि मानव चरित्र जटिलता से पूर्ण है और ऐतिहासिक चरित्र तो विशेष रूप से जटिल होते हैं। तो उसके विषय में परीक्षक कैसे कह सकता है कि मेरा विचार ही सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, चूँकि ऐतिहासिक चरित्र जो होते हैं वो उस चरित्र को एक शिक्षक के बुक के माध्यम से और कहीं ना कहीं जो भी ऑथेंटिक बुक होती है उसके माध्यम से वो उस चरित्र के विषय में पता लगाता है। लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से अगर देखा जाए, अलग अलग बुकों के माध्यम से, तो एक ही चरित्र की अलग अलग विशेषताएं दी जाती हैं, जिसकी वजह से सही पॉइंट पर पहुंचना, सही उत्तर पर पहुंचना एक शिक्षक के लिए ही कठिन होता है। तो इस तरह के जो उत्तर होते हैं 1 लाइनर के, उसके लिए शिक्षक को ऑथेंटिक बुक के साथ साथ अलग अलग विद्वानों के मत को भी देखना पड़ता है। तो इस तरह से शिक्षक के लिए इसमें काफ़ी समय होना चाहिए और इसके लिए सही ऑप्शन का चुनाव भी होना चाहिए। यहाँ पर हम देखें नंबर 2 पॉइंट पर, यह परीक्षा अनुमान लगाने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करती है। ये जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है इसका दोष क्या होता है, यहाँ पे छात्र अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें सही उत्तर नहीं पता होता है, तो वो अनुमान के माध्यम से उत्तर की खोज करते हैं। यह केवल छात्रों को इधर उधर चिन्ह लगाने के लिए अतिरिक्त कुछ नहीं सिखाती है। छात्र कहानियों के विषय में कुछ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उनको लिखने का कोई कार्य नहीं दिया जाता है। इनमें छात्रों को प्रश्नों के उत्तर लिखने का ढंग नहीं सिखाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें परीक्षा अनुमान लगाने के लिए, तो यहाँ पर जो छात्र होते हैं वो अनुमान के माध्यम से कभी कभी उन्हें स्मरण नहीं होता है, तो वो एक तरह से उन्हें अनुमान की तरफ प्रोत्साहित करती है परीक्षा कि वो इधर उधर से चिन्ह लगा के अपने आप को सही उत्तर तक पहुंचाएं। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरह से गलत तरीका होता है, जहां पर छात्र को उस विषय में कोई जानकारी नहीं है और वो अनुमान के माध्यम से उत्तर की खोज कर रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम देखें तो छात्रों को प्रश्नों का उत्तर लिखने का ढंग भी नहीं सिखाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षक होता है वो छात्रों को प्रश्नों का उत्तर किस तरह से लिखना उसका ढंग भी नहीं सिखा पाता है, ये इसका दोष हो जाता है। यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पॉइंट पर,
इसके विरुद्ध तीसरा प्रबल आरोप यह है कि इसके द्वारा छात्रों के विचार, तर्क आदि शक्तियों का विकास नहीं होता है। साधारण प्रश्नों तक ही इनका उपयोग हो सकता है। इसके द्वारा किसी प्रकार की श्रृंखला अथवा क्रमबद्धता स्थापित नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट कहीं ना कहीं ये कहता है कि यहाँ पर वस्तुनिष्ठ परीक्षण के माध्यम से जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष होता है, ये कहीं ना कहीं जो छात्रों में विचार शक्ति ने और तर्क शक्ति है वो क्षीण करता है, उसका विकास नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर छात्र अनुमान के माध्यम से उत्तर की खोज करना चाहते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर हम देखें, इसके द्वारा किसी भी प्रकार की श्रृंखला अथवा क्रमबद्धता स्थापित नहीं की जा सकती। जबकि दोस्तों अगर हम बात करें निबंधात्मक प्रश्न की, तो निबंधात्मक प्रश्न में छात्र स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अपने विचारों के माध्यम से प्रकट करता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। साधारण विचार तथा तर्क शक्ति निबंधात्मक परीक्षा से ही छात्रों में उत्पन्न की जा सकती है। अगर हम बात करें छात्रों में विचार शक्ति को उत्पन्न करना और तर्क शक्ति को उत्पन्न करना, जहाँ पर छात्र कंपेयर करके उत्तर को समझने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हम बात करें वहीं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ना ही छात्रों का तर्क शक्ति का विकास होता है, ना ही उनमें विचार शक्ति का विकास होता है। यह परीक्षा निबंधात्मक परीक्षा का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती है और ना यह उच्चतर कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, यह कहीं ना कहीं जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उसका स्थान ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर छात्रों के ना ही विचार प्रकट हो पाते हैं और ना ही उनके तर्क शक्ति का विकास हो पाता है और ना ही यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। इसके द्वारा केवल उनके तथ्यात्मक ज्ञान तथा कालानुक्रम की जांच की जा सकती है। तो जो तथ्यात्मक ज्ञान होते हैं, जहाँ पर वन लाइनर आंसर होते हैं, जहाँ पर समय की बात होती है, समय के बारे में लिखना रहता है, एक वर्ड का आंसर होता है, वहाँ पर छात्र तो इसको आसानी से अगर उन्हें याद है, स्मरण है तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर छात्रों के तर्क शक्ति का विकास नहीं हो पाता, उनके जो विचार हैं वो अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे दोष होते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रणाली में। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।